Good evening, ladies and gentlemen. Today, I, Dr. Labuk Manoranjan Sharma, welcome you to today's live section with our doctor, consultant, Dr. Arun Kumar Sahu, critical care team. We'll be discussing on a topic surviving acute respiratory distress syndrome. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, let's start with some basics, sir. Sir, what exactly it is acute respiratory distress syndrome and what it is going on inside our lungs, sir? Yes. Thank you, Dr. Manoranjan, Yes, sir. for that excellent question, because in medical fraternity we use this term ARDS quite commonly. Okay, But sir. if I talk from layman point of view, this term may not be very familiar to them. अच्छा, तो अगर हमें पहले समझना है कि ARDS जो हम बोलते हैं, हाँ सर, तो इसमें 4 वर्ड्स है, तो पहले उसको ही समझते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाँ सर, तो एक्यूट का मतलब होता है कि जो इसका ऑनसेट है, जो सिम्टम जो शुरू होता हाँ है, सर, वो 7 दिन से कम समय का होता है। तो मतलब जो आपके सिम्टम, जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो 7 दिन से कम समय का ऑनसेट होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ, उसका मतलब यही होता है कि मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चाहे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, हाँ सर, कभी कभी एक्सेसरी मसल्स का यूज़ कर सकते हैं, और ऑक्सीजन लेवल आजकल तो घर में कोविड के बाद पल्स ऑक्सीमीटर भी रखते हैं, तो अगर हाँ आप सर, नापेंगे obviously, उसमें हाँ, ऑक्सीजन लेवल कई बार 90% से कम भी आ सकता है। और जो लास्ट टर्म है ARDS का, वो है एस फॉर सिंड्रोम। सो सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक बीमारी है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एंड में जाके ARDS डेवलप कर सकते हैं। तो आसान भाषा में अगर समझेंगे, हमारा लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है बॉडी में। तो वो जो ऑक्सीजनेशन होता है वो लंग्स के एल्वियोलाई जो होते हैं उसके हाँ, सर। अंदर होता है। तो ARDS में क्या होता है, अगर हम समझेंगे कि लंग्स के अंदर वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। तो इन्फ्लामेशन रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, एल्वियोलाई जो कि नॉर्मली गैस एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं बॉडी को, उसके अंदर कई बार फ्लूइड्स भर जाते हैं। तो अगर उसमें फ्लूइड्स भर गया तो फिर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेवल पहले लंग्स में भी कम होगा, एल्वियोलाई के अंदर भी कम रहेगा, और अल्टीमेटली बॉडी में भी कम रहेगा, जो कि हमें मैनिफेस्ट करता है एज हाइपोक्सिया, मतलब शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन का कमी होना। तो ये आसान भाषा में जो ARDS का जो मतलब होता है वो यही होता है। Thank you, sir. Sir, I have a doubt. Sir, is ARDS a disease of its own or it is a result of something, sir? तो जैसा कि मैंने बताया, सो ARDS इज नॉट ए डिजीज, इट इज़ ए सिंड्रोम, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो डिजीज और सिंड्रोम में हमें अगर बेसिक क्या अंतर होता है हम समझेंगे। डिजीज मतलब कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम है और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और उससे हमें पता चलता है कि बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 के टाइम पे ARDS का बहुत डिस्कशन हुआ था। कोविड-19 निमोनिया जब आया, या कोई भी वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया होता है, तो उसके अंदर कुछ साइन सिम्टम होते हैं, कुछ हम टेस्ट करते हैं जिससे कि निमोनिया पता चलता है। ARDS अल्टीमेटली जैसे निमोनिया हुआ, निमोनिया के बाद का स्टेज है ARDS। निमोनिया सिर्फ लंग्स का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन हुआ, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड जमा, और भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो जब उस स्टेज में जाते हैं तब उसको ARDS बोला जाता है। तो ARDS इज नॉट ए डिजीज, रादर इट इज अ सिंड्रोम, अच्छा, और मेनी other diseases can end up in ARDS. Sir, as you have mentioned about COVID-19, sir, many of us heard during the COVID-19 about ARDS. Sir, is it really a cause of viral infection or other, or any physical trauma, accidental? What is the main causes, sir? Yes, so this is very important. I think this ARDS term has been there for quite a long period of time, but आम आदमी या जनरल पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ी है कोविड के समय, क्योंकि कोविड के समय ही बहुत लोग, बहुत सारा पेशेंट, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि निमोनिया के बाद ARDS में डेवलप किए हैं, एंड वी ऑल्सो हैव लॉस्ट सो मेनी लाइफ्स अनफॉर्चुनेटली, बट इट हैज़ हैपेंड। तो ARDS जैसा कि हमने डिस्कस किया सिंड्रोम में, तो वन ऑफ द कॉमन कॉजेस इज निमोनिया, चाहे कोविड-19 निमोनिया हो, वायरल निमोनिया हो, बैक्टीरियल निमोनिया हो। हालांकि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं विच कैन लीड टू ARDS। लाइक अगर मैं बोलूँगा सेप्सिस पेशेंट को है, सेप्सिस क्या होता है, जैसे
मान लीजिए निमोनिया में सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। जब वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, यानी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में फैल जाता है, तब उसको सेप्सिस कहा जाता है। तो सेप्सिस कैन ऑल्सो लीड टू ARDS। अच्छा। इसके अलावा अगर नॉन इन्फेक्टिव कॉज देखेंगे तो ट्रॉमा, जैसे एक्सीडेंट आपने बताया, बिल्कुल अगर लंग्स कंट्यूजन होता है, चोट लगी है लंग्स में, रिफ्रैक्चर होकर लंग्स में चोट लगा, उससे ARDS हो सकता है। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कई बार एस्पिरेशन निमोनिया कैन लीड टू ARDS। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ट्राली, दैट कैन लीड टू ARDS। पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो होता है वो भी मल्टी सिस्टम डिजीज होता है, उसमें भी लेटर ऑन लेट स्टेज में ARDS हो सकता है। तो बेसिकली जिसमें भी आपका बाद में या लेटर ऑन स्टेज में वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जो कि लंग्स को इन्वॉल्व करता है, लंग्स का कैपिलरीज को इन्वॉल्व करता है, अल्वेलाई को इन्वॉल्व करता है, तो वो सारे बीमारियां एंड में जाके ARDS में डेवलप कर सकते हैं। और ARDS बहुत ही खतरनाक होता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, और पेशेंट को ICU में बाकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है। अच्छा सर, बेसिकली सर व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ दिस ARDS? एंड मान लीजिए इफ person who is very ill and have difficulty in breathing, how will he know that he has a difficulty in breathing and that to rush into the emergency? How will he notice that? यस, तो अगर मैं आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई ये हमारा डिस्कशन सुन रहे हैं, हाँ सर। वो उनको कैसे पता चलेगा घर पे? हाँ सर। तो घर पे तो आपको ARDS का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अच्छा। वो तो हॉस्पिटल के बाद ही आने के बाद ही हम पता कर पाएंगे वेदर ARDS है या नहीं। लेकिन आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है ARDS है या नहीं। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जैसे नॉर्मली आप सांस लेते हैं, आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर कई बार क्रॉनिक इन्हेलर पफ जो यूज़ करते हैं हाँ, इन्हेलर, अगर आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा बार लेना पड़ रहा है, जैसे COPD अस्थमा पेशेंट होते हैं, तो अगर उनको दिन में 2-3 बार लेना पड़ रहा है, लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि 5-6 बार लेने से भी राहत नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर घर पे है और ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देख रहे हैं 90% से नीचे आ रहा है, कई बार इसमें और अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, कई बार यूरिन आउटपुट, पेशाब भी कम हो सकता है अगर किडनी इन्वॉल्व हो सेकेंडरीली। कई बार कन्फ्यूजन, पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा, अगर कोई घर पे आपका है और वो होश में पूरा नहीं है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम कन्फ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, और हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट कैन बी इन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब कन्फ्यूज रहेगा, पूरा होश में नहीं है। तो ये सब रिस्क फैक्टर है। अगर इनमें से कोई एक भी आपको लग रहा है तो फिर आपको तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके चेकअप करना चाहिए। Thank you, sir. Sir, as you have mentioned about asthma, pneumonia, ARDS, let's clarify our viewers what exactly are different, sir. Means ARDS, asthma, and pneumonia. How is it? मतलब they are different from each other, sir. So I think मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा और सिंपल करके अभी फिर से बता देते हैं। चाहे अस्थमा हो या फिर निमोनिया हो, ये सब डिजीज़ है, राइट। तो ARDS इज ए सिंड्रोम। तो निमोनिया लेटर ऑन स्टेज में जाके ARDS डेवलप कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर निमोनिया पेशेंट को ARDS बाद में जाके हो, लेकिन अगर निमोनिया है तो एक रिस्क फैक्टर है, पेशेंट को बाद में ARDS हो सकता है। सिमिलरली अस्थमा अगर है तो फिर बाद में अस्थमा में भी जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है वो मोस्ट कॉमनली निमोनिया होता है, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो। तो लेटर ऑन दे कैन डेवलप ARDS। सो आपको, अगर आपको ऑलरेडी अस्थमा है तो आपका जो भी इन्हेलर है उसको समय पर लेना है, और अगर आपको जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एक्सेसरी मसल यूज़ करना पड़ रहा है, कन्फ्यूज्ड है या फिर पूरा होश में नहीं है मरीज़, तो फिर उस सिचुएशन में डिले ना करते हुए आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में जाना है और चेकअप कराना है। फिर कुछ टेस्ट वगैरह, चाहे एक्सरे हो चाहे ब्लड टेस्ट हो, वो सब करा के बाकी आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। Thank you, sir. And sir, I have a doubt that when a patient is in ARDS, sir, why do they really need to be transferred into the ICU or admitted into the ICU for further management, sir? Why is it so, sir? हाँ, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ARDS इज मच मोर सिवियर देन इन नॉर्मल निमोनिया। अच्छा सर। तो अगर हम ARDS जब बोलते हैं, एक्चुअली अगर मेडिकल साइंस में जाएंगे तो उसका क्राइटेरिया होता है जिसको बर्लिन्स क्राइटेरिया बोलते हैं, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बट हम उसमें डिटेल में नहीं भी जाएंगे। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि निमोनिया का ज़्यादा सीवियर फॉर्म आगे जाके ARDS बनता है।
तो उस जब तक पेशेंट ARDS में लैंड करता है तो मोर ऑफन देन नॉट पेशेंट रिक्वायर्स वेंटिलेटरी सपोर्ट। वेंटिलेटर क्या होता है? एक मशीन होता है, आर्टिफिशियल मशीन होता है जो कि पेशेंट को सांस देता है। कैसे देता है? दो तरह के दे सकता है, या तो कोई एक मास्क मुंह पे लगा के उससे जब मशीन देता है तो उसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं, और अगर मुंह में एक नली डालते हैं जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, अगर उस नली के ज़रिए वेंटिलेटर सांस दे रहा है मरीज को तो उसको इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। तो ARDS में मोर ऑफन देन नॉट पेशेंट रिक्वायर्स इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसका मतलब मुंह में नली डालना पड़ता है और वेंटिलेटर के साथ उनको सांस देना पड़ता है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब तक आपका पेशेंट ARDS डेवलप करता है तो लंग्स की हालत वैसे भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि लंग्स का काम जो है वो जितना हो सके वो हम आर्टिफिशियली मशीन के ज़रिए कराएं ताकि लंग्स को रेस्ट मिले, और जो अंडरलाइन कॉज है, मान लीजिए उसमें सेप्सिस है, निमोनिया है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो अंडरलाइन कॉज ठीक होता रहे और साथ में ARDS की लंग्स भी इम्प्रूव करें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपका पेशेंट ARDS डेवलप कर रहा है और इमरजेंसी में है, अगर वेंटिलेटर इमरजेंसी में लगा है तब तो ICU ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं भी लगा है तो भी बहुत चांस है कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर में पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, इसीलिए उनको ICU में ही रखना उचित है। ठीक है सर। एंड सर, love, it is very terrifying for the family member and their loved one when they heard that their patients or their loved one are being in the ventilator support. Sir, how long is it take for typical ARDS, sir, of a patient to stay in the ICU for the further recovery, sir? देखिए, अगर हम ARDS के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फॉर्म है। तो अगर हम सीवियर ARDS जो होता है उसमें रिस्क टू लाइफ मतलब मोर्टेलिटी रिस्क अगर हम देखेंगे 40 to 50% है। अच्छा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हर लगभग 2 मरीज़ में से या 3 मरीज़ में से एक मरीज़ का बचना भी मुश्किल होता है। ये सीवियर की बात है। माइल्ड मॉडरेट में थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा। तो वेंटिलेटरी सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेंटिलेटरी स्ट्रैटेजी भी इसमें होता है, किस तरह से वेंटिलेट करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल लंग्स नहीं है। मान लीजिए कोई अडल्ट मैन है, कोई अडल्ट पर्सन है, उसको हम नॉर्मल किसी और बीमारी की तरफ से जो वेंटिलेटर सेटिंग होता है, इसका वेंटिलेटर सेटिंग भी अलग होता है। अच्छा। वो डिटेल में हम तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट अमूमन इन मरीज़ों को लंबा समय वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ता है। एग्जैक्ट टाइम तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 1 से 2 हफ्ते तक भी ज़रूरत पड़ सकता है, कई बार उससे ज़्यादा समय भी पड़ सकता है। हमेशा ज़रूरी ये है कि जो प्राइमरी डिजीज़ है, प्राइमरी बीमारी है जिसकी वजह से ARDS हुआ है, उसका कितना क्योर हो रहा है या कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा, ARDS के लिए जो हम स्ट्रैटेजी ट्रीटमेंट है जो हम दे रहे हैं उसके पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दोनों फैक्टर हमें देखना पड़ेगा। कई बार पेशेंट मे बी ऑन वेंटिलेटर इवन फॉर ए मंथ और इवन मोर देन दैट। सम पेशेंट्स में ऑल्सो रिक्वायर ECMO थेरेपी। ECMO होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो जब हम जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उससे नहीं हो पाता है ऑक्सीजन मेंटेन, तब ARDS, सीवियर ARDS पेशेंट में हम ECMO भी देते हैं। तो ये बहुत सारे वेरीज ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, बट एक चीज़ तय है, अगर पेशेंट को ARDS है तो ज़्यादा लंबा समय लगेगा। एग्जैक्ट टाइम कहना मुश्किल है, लेकिन इट विल बी इन वीक्स। अच्छा सर, थैंक यू सर। एंड सर, फॉर एग्जांपल, if a pregnant woman, a patient who is suffering from ARDS, so will there be any changes due to this ARDS, and how we are going to approach this treatment, sir? हाँ, अगर प्रेगनेंसी विथ ARDS है देन ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं ARDS में, जैसे कि हम प्रोन करते हैं, तो प्रेग्नेंट पेशेंट को प्रोन करना टेक्निकली चैलेंजिंग है, हो सकता है बट टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होता है। अगेन ECMO जैसे उन्होंने बताया वो एक ऑप्शन रहता है इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। द एडवांटेज ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कि पेशेंट इज़ यूजुअली यंग। अगर हम बाकी कोई निमोनिया पेशेंट है, COPD पेशेंट है, एल्डरली मेल हो सकता है,
बट प्रेगनेंसी में यूजुअली एज फैक्टर अगर हम देखेंगे यंग होते हैं और कोमोबिलिटी यूजुअली इतना नहीं होता, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है यंग फीमेल विदाउट मच कोमोबिलिटीज. बट यस वी हैव यूज्ड आई मीन एक्मो ऑल्सो, एक्मो कैन बी यूज्ड ऑल्सो, और बाकी जो सपोर्टिव थेरेपी है वो भी हम दे सकते हैं. Thank you, sir. Sir, suppose if a patient of ARDS is been completely recovered, what will be their life in the future, and will their lungs be completely recovered, or will there be any problem in the breathing in the coming future, sir? हाँ, तो ARDS का पेशेंट अगर ठीक होकर घर जा रहा है पहले तो यही बहुत अच्छी बात है. हाँ सर. बट ARDS का पेशेंट खाली घर जाने से भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक पोस्ट ARDS सिंड्रोम भी कहते हैं, हाँ सर. जो कि मंथ्स महीनों तक रहता है, डिस्चार्ज के बाद भी रहता है. तो उसमें ये रहता है कि एक तो अगर हम ब्रीदिंग इश्यूज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैटिग रहता है, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस रहता है, और कई बार उसको सांस लेने में थोड़ा थोड़ा तकलीफ रहता है, महीनों तक भी रह सकता है. और इमोशनल अगर आप देखेंगे कोई मरीज़ है जो कि 1 महीना या 1.5 महीना हॉस्पिटल में रह के गया है, तो इमोशनली ऑल्सो दे आर डिस्टर्ब. कई बार दे डेवलप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑल्सो एंड साइकोसिस ऑल्सो. तो काउंसलिंग, सपोर्टिव थेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पायरोमेट्री, तो वो सब चीज़ें हेल्प करते हैं. बट आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू ईयर्स ग्रेजुअली वो लोग नॉर्मलसी की तरफ चलते हैं. ठीक है सर. With this, we came to the today's end of the live section. Hope my viewers you enjoy it and get the benefit out of it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.